Good morning, all of you. Subject Financial Management 3, Unit 1, Valuation of Business. Business valuation. We have done in business valuation first part, that is economic value added and market value added. We have also solved practical problems on economic value added and market value added. It was a new technique. Traditional method is ROI, return on investment, return on capital employed. Now we are doing valuation with NAV method, net asset method, intrinsic value method. In NAV method, we are taking all the assets at agreed value, goodwill, land and building, plant and machinery. Agreed value is given in the adjustment. Agreed value of all the assets are given in the adjustment. बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट पता है ना होता है, उसके नीचे दिया रहता है कि आपको प्लांट एंड मशीनरी का 2 लाख नहीं लेना है, बैलेंस शीट वैल्यू को नहीं लेना है, मार्केट वैल्यू को लेना है, यानी एग्रीड वैल्यू. Why we are computing the NAV, net asset method? What is the reason of doing this? This chapter calculates the value per share by taking the data from the balance sheet. Now all this data you will get from the balance sheet. First you have to take asset side. Asset side you have to add goodwill, land and building. All agreed value you will consider. Goodwill, land and building, plant and machinery, furniture, investments, stock, debtors. इन सब का बैलेंस शीट वैल्यू नहीं लेकर आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट में जो वैल्यू दी होगी वो लेनी है. अगर सपोज एडजस्टमेंट में किसी का नहीं दिया है, स्टॉक का एग्रीड वैल्यू नहीं दिया है, कैश का भी नहीं दिया है एग्रीड वैल्यू, अदर करंट एसेट्स का नहीं दिया है, जिनका नहीं दिया है उसका बैलेंस शीट वैल्यू लेना है. सो बैलेंस शीट विल बी सप्लाइड टू यू. You are supposed to calculate the value of equity share of that particular company. ओके जब बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स होते हैं, कंपनी के अंदर डिस्प्यूट्स होते हैं या मर्जर एक्विजिशंस होता है, उस टाइम पे हम लोगों को असेट्स का और लाइबिलिटीज का एग्रीड वैल्यू लेकर वैल्यूएशन, वैल्यू पर शेयर इक्विटी का निकालना होता है. सबसे पहले सारे असेट्स का एग्रीड वैल्यू लेना है, उसके बाद लेस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, लोन, कंपनी हैज टेकन अ लोन, उसको लेस करेंगे. लोन इज अ आउटसाइड लाइबिलिटी. बैंक ओवरड्राफ्ट, then you have debentures or bonds, creditors, sundry creditors, other liabilities, bills payable, provision for tax, employee provident fund, proposed dividend. These all are liabilities. External liabilities will also include current liabilities. Bills payable current liability है, creditor current liability है, provision for tax current liability है, proposed dividend within a year we are going to give this dividend, so it is a current liability. Employees PF provident fund, it is a liability. Now A minus B, all assets at agreed value minus external liabilities, you will get net assets. नेट एसेट्स आएगा, उसको आपको उसमें से डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर का प्रेफरेंस कैपिटल और प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है. अगर कुछ भी एरियर्स में है तो आपको वो डिडक्ट करना है. लेस अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिया है, बैलेंस शीट विल बी सप्लाइड टू यू. ओके, बैलेंस शीट से ही आपको ये सारी चीजें, एसेट्स को लेना है, उसमें से लाइबिलिटीज को लेस करना है. जब आप लाइबिलिटीज को लेस करोगे तो नीचे नेट एसेट्स के बाद प्रेफरेंस कैपिटल को भी लेस करना है और प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस करना है अगर अरियर्स में है तो. क्वेश्चन में दिया होगा एडजस्टमेंट में प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर्स फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स, तो वो 3 इयर्स का कैलकुलेट करके माइनस करना है. नेट एसेट्स के बाद प्रेफरेंस कैपिटल और प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद आपको अनकॉल्ड कैपिटल, कॉल इन अरियर्स को ऐड करना है.
उसके बाद नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाएगा. So this is the step to calculate the value of shares. अभी नेक्स्ट पेज पे दिया है वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. यहाँ पे जो एफ आंसर आया इसको नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करना है. अगेन आई एम रिपीटिंग, पे अटेंशन. पूरा कैलकुलेट किया ना, असेट में से लायबिलिटी लेस किया. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर. एफ जो आंसर आया उसको डिवाइड बाय net assets available for equity shareholders divided by number of equity shares. This is first method. We have done first method, net asset और intrinsic method. Starting में देखो लिखा हुआ है net asset method और intrinsic method. Is it clear to all of you what is net asset method? Asset minus liabilities at agreed value, assets and less external liabilities, then less preference dividend and preference capital, add call in arrears and net assets आ जाएगा, उसको number of shares से divide करेंगे. So this is business valuation. We are calculating value of equity share with the balance sheet data and agreed value data. What is the reason of calculating equity share on your own? Because we are going to acquire a company or this company is going to merge with some other company. So in that case, whenever there are mergers and acquisition taking place, we have to do such type of valuation. Because we are taking agreed value, उसमें से ही मालूम पड़ रहा है ना. agreed value क्यों ले रहे हो? मैं इसका assets का agreed value market value क्यों ले रहे हो? जब आपको कोई परचेज कर रहा है, आपकी कंपनी को कोई परचेज कर रहा है, तभी तो एग्रीड वैल्यू बोला मैंने. ऑल असेट्स एट एग्रीड वैल्यू का मतलब क्या है? मतलब सामने वाली पार्टी उसका कितना पैसा दे रही है. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ company which is going to merge with another company or going to be acquired by another company. So they are going to pay according to the value of share, intrinsic value of share. Is it clear? एसेट बेस्ड अप्रोच टू वैल्यूएशन. हमने एसेट बेस्ड अप्रोच को कंसीडर किया है. उसके बाद नेक्स्ट आएगा यील्ड मेथड, अर्निंग बेस्ड मेथड. यानी कंपनी के अर्निंग्स देख के उसका वैल्यू ऑफ शेयर निकालना. हम लोग फाइनली वैल्यू ऑफ शेयर्स ही निकाल रहे हैं दोनों फॉर्म्स में, लेकिन इसमें हम लोग अर्निंग कैपेसिटी देखकर कंपनी का वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट करेंगे. We will measure the earnings of company and we will decide the value of one equity share, and accordingly we will give consideration to the target company. So it is very useful in mergers and acquisitions. We calculate the value with the yield method also. Let's see what is yield method. If you can see here, it is given A, expected earning basis or earning capacity method. Step 1 is to calculate the fair market price or expected profit. FMB, sorry, future maintainable profit. FMB is future maintainable profit or expected profit. Past profit लेना है, उसमें expenses no longer payable, add future income. Okay. Income which is likely to earn in future. Accrual basis. जो भी फ्यूचर में इनकम मिलने वाली है वो भी आपको ऐड करनी है. जो एक्सपेंसेस आप लोग पे नहीं करने वाले हो उसको आप भी ऐड कर दो. लेस इनकम नो लॉन्गर रिसीवेबल,
less future expense which is likely to be incurred in future, adjusted profit, less income tax, you will get future maintainable profit. फ्यूचर इनकम और फ्यूचर एक्सपेंसेस को जब आपने ऐड और लेस किया, फ्यूचर में कोई एक्सपेंस होने वाला है वो पहले ही लिख दिया, फ्यूचर में कोई एक्सपेंस होने वाला है पहले ही लिख दिया, तो इसके लिए इसका नाम ही ऐसा है ना, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। मतलब फ्यूचर प्रॉफिट्स को देखकर आप आज की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। सो इसमें थोड़ा डिस्काउंटिंग मेथड यूज किया गया है कि फ्यूचर की वैल्यू कंसीडर करके हम लोग अभी की वैल्यू निकाल सकते हैं, इक्विटी शेयर की वैल्यू। सो यू गेट अ एडजस्टेड प्रॉफिट, यू विल डिडक्ट द टैक्स, you will get expected earnings. Expected means future earnings, future maintainable profit. Then you will less reserves. जो प्रॉफिट है उसमें से रिजर्व्स में कितना डालने वाले हो, रिजर्व्स में सेविंग कर रहे हो, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना देने वाले हो, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड अर्निंग्स और प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। लास्ट में आएगा अर्निंग्स और प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। So this is first step to calculate the future maintainable profit or expected profit. Okay. मैम 24 नंबर की स्लाइड नहीं दिख रही एक्चुअली, वो पुराना जो नेट मेथड वाला स्लाइड है ना वही दिख रहा है। हाँ ओके Okay, okay. Sorry. It was in the next window. Now it is visible. यस मैम। Okay. So in the yield method, we are going to calculate the future maintainable profit, FMP. So FMP means expenses no longer payable. उसको ऐड करना है, फ्यूचर इनकम को ऐड करना है, फ्यूचर एक्सपेंस को लेस करना है, adjusted profit you will get, okay, less income tax, you will get expected earnings or future maintainable profit. Whatever you are going to keep it in accumulated reserves, you are going to transfer in reserves, that you will less from the FMP, and then less preference dividend, you will get profit available for equity shareholder, calculation of expected rate of return. Now this profit available for equity shareholder will be numerator and divided by paid up value of equity share capital. Paid up value of equity share capital. Step 3 is value of equity shares. Expected rate of return divided by NRR. NRR is normal rate of return. कंपनी जो नॉर्मली ऑन एन एवरेज कमाती है प्रोजेक्ट्स पे, वो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में. Information related to normal rate of return will be supplied to you, okay, and profit and loss statement will be supplied to you. मतलब क्वेश्चन में कैसे दिया होगा, एवरी ईयर कंपनी इज अर्निंग 10% ऑफ प्रॉफिट, कंपनी इज अर्निंग एवरी ईयर 20% ऑफ प्रॉफिट, तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया होगा, एनआरआर. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न खुद निकालना है, ईआरआर जो न्यूमरेटर है वो खुद निकालना है. वो कैसे निकालना है, जो यहाँ पे लास्ट में 8 नंबर प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स आ रहा है, उसको पेड अप इक्विटी वैल्यू से डिवाइड करना है. पेड अप इक्विटी कैपिटल into 100, value of share ERR upon NRR, paid up value per equity share. पेड अप वैल्यू अगर फुल्ली पेड है तो 10 रुपीज आएगा इक्विटी शेयर का, ठीक है. किसी किसी केस में 100 रुपीज भी इक्विटी शेयर है, नॉर्मली 10 होता है. अगर क्वेश्चन में 10 रुपीज इक्विटी वैल्यू दिया है, वन वैल्यू वन शेयर वैल्यू इज 100 रुपीज, तो 100 रुपीज से मल्टीप्लाई करना है. अगर 10 रुपीज फेस वैल्यू है तो पेड अप वैल्यू इंटू 10 करना है. तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, 10 और 100. क्वेश्चन में देखना है इक्विटी का फेस वैल्यू क्या है और फुल्ली पेड है ना, ये देख लेना है और उसको इंटू 10 या इंटू 100 करना है, जैसे क्वेश्चन में दिया होगा.
तो यील्ड मेथड में क्या होता है, 3-3 साल का 4-4 साल का इंफॉर्मेशन दिया होता है प्रॉफिट्स, उन प्रॉफिट्स का एवरेज निकालना पड़ता है। एक ये मेथड है, एक दूसरा मेथड है, आप लोगों को 3 साल का प्रॉफिट दिया है सपोज, उसका एवरेज निकाला आपने, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया। देखो यहाँ पे दिया एवरेज अर्निंग, एफएमपी निकालने को आता है अभी आपको, एफएमपी फ्यूचर इनकम को ऐड कर दो, फ्यूचर एक्सपेंस को लेस कर दो, इनकम टैक्स लेस करो, एफएमपी आ गया फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अभी एफएमपी याद रखना क्योंकि ये पहली बार आप सीख रहे हो, और एवरेज अर्निंग्स भी याद रखना। या तो क्वेश्चन में पास्ट प्रॉफिट दिया होगा और फ्यूचर इनकम फ्यूचर एक्सपेंस दिया होगा, टैक्स रेट दिया होगा, ठीक है, 4 चीजें दी होगी। क्या क्या, पास्ट प्रॉफिट, फ्यूचर इनकम, फ्यूचर एक्सपेंस और इनकम टैक्स, टैक्स रेट दिया होगा। यहाँ तो 3 साल का प्रॉफिट दे देंगे, आपको एवरेज करना है। जब भी आप यील्ड मेथड से वैल्यू ऑफ शेयर निकालते हो ना, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। यानी 3 साल का प्रॉफिट दिया है, सपोज 2017, 2018, 2019, 2020, 4 साल का प्रॉफिट दिया है सपोज क्वेश्चन में ही, तो सीधा उसको प्लस करो, डिवाइड बाय 4 कर दो, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, एवरेज अर्निंग्स आ जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन में अगर ट्रांसफर टू रिजर्व दिया है तो लेस करेंगे, नहीं दिया है तो छोड़ दो। प्रेफरेंस डिविडेंड तो पक्का दिया ही होगा, हर सम के अंदर प्रेफरेंस डिविडेंड तो है ही है। बैलेंस शीट में जाके प्रेफरेंस कैपिटल देखना है, सपोज 10% प्रेफरेंस कैपिटल 2 लाख दिया है, बैलेंस शीट वैल्यू 10% प्रेफरेंस कैपिटल 2 लाख, तो डिविडेंड 20,000, इसमें से 20,000 एवरेज प्रॉफिट निकालोगे ना, उसमें से माइनस करोगे, आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स आ जाएगा अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। यानी एवरेज प्रॉफिट में से डिविडेंड दे दिया, रिजर्व्स में डाल दिया, उसके बाद जो बचता है हमेशा लास्ट में किसके लिए होता है, शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए पैसा, तो पहले प्रेफरेंस वालों को दे दिया और उसके बाद रिजर्व्स में भी डाल दिए पैसे, उसके बाद अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल। वैसे आप लोग नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हो ना, खाली यही फर्क है, ईआरआर निकालने के लिए, ईआरआर यानी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी कैपिटल से ही डिवाइड कर देना है, मतलब झंझट ही नहीं है। बैलेंस शीट में जाओ, लेफ्ट साइड में इक्विटी कैपिटल दिया होगा, वो पूरा लेना, नीचे डिनोमिनेटर में लिख देना, इनटू 100 कर देना है, आपको मिल जाएगा ERR, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद क्वेश्चन में ही दिया होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मैंने आपको बार बार बता रही हूँ कि कंपनी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा क्वेश्चन में सप्लाई करती है, यानी प्रोजेक्ट से वो कितना कमा रही है। यानी फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया होगा, क्या दिया रहेगा, फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपनी इज अर्निंग फेयर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ 12%, सपोज 12% दिया है NRR। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को फेयर रेट ऑफ रिटर्न भी बोला जाता है। जब आपको पता है कि 12% कंपनी अपने बिजनेस से कमाती है, प्रोजेक्ट से कमाती है, तो आपको 12 से डिवाइड करना है, जो भी आंसर आएगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न उसको 12 से डिवाइड करना, और जाके पेड अप वैल्यू पर इक्विटी शेयर देखना है। पेड अप वैल्यू इक्विटी कैपिटल कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी कैपिटल का पेड अप वैल्यू देखना है। अगर पेड अप कैपिटल फेस वैल्यू 10 है लेकिन फुल्ली पेड 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई करना है। पेड अप वैल्यू कभी कभी कम भी हो सकता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ज्यादा सम्स में आपको 3-4 साल का प्रॉफिट दिया होगा, आपको वो प्लस करना है, फिर डिवाइड बाय एवरेज, यानी 3 ईयर्स है तो डिवाइड बाय 3, 4 ईयर्स है तो डिवाइड बाय 4, 5 ईयर्स है तो डिवाइड बाय 5। फिर उसके बाद उसी प्रॉफिट्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है, ट्रांसफर टू रिजर्व करना है, एंड देन जो नॉर्मल उसका रेट ऑफ रिटर्न है वो भी क्वेश्चन में दिया होगा, उसके बेसिस पे पेड अप वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकाल सकते हो। अब ये दोनों मेथड से करने के बाद वैल्यू ऑफ शेयर आ गया। अभी नेक्स्ट स्लाइड देखो,
यहाँ पे दिख रहा है फेयर वैल्यू, एक मिनट पीछे जाओ, ये यील्ड मेथड दिखा सबको। सेकंड मैंने यील्ड मेथड सिखाया, पहला क्या सिखाया, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मेथड से भी आपने वैल्यू पर शेयर निकालने आता है आपको, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, फिर उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस प्रेफरेंस कैपिटल भी माइनस, और एड अनकॉल्ड कैपिटल, नेट एसेट्स आ गया। नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, वैल्यू ऑफ शेयर आ गया। सेकंड, फर्स्ट मेथड सीख लिया आपने इंट्रिंसिक मेथड। सेकंड यील्ड मेथड, यील्ड मेथड में मैंने आपको बताया 4-5 साल का प्रॉफिट दिया रहता है हमेशा, उसका एवरेज निकालो, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड दे दो, रिजर्व्स में डाल दो, बाकी बचेगा वो शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, उसको पेड अप कैपिटल से डिवाइड करते हैं इनटू 100, तो हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। ERR डिवाइड बाय NRR, NRR क्वेश्चन में दिया होता है, फेयर वैल्यू ऑफ रिटर्न ऑन डूइंग बिजनेस, वी आर अर्निंग 12%, ऐसे कुछ दिया रहेगा, डिवाइड बाय 12 करके पेड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इन दोनों मेथड को प्लस करके जब एवरेज करते हैं ना, वैल्यू ऑफ शेयर विथ इंट्रिंसिक मेथड, पहले वाले मेथड से वैल्यू ऑफ शेयर विथ यील्ड मेथड, दोनों को जब प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते हैं, उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। यहाँ पे देखो थर्ड नंबर है ना, ये थर्ड नंबर, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू से जो भी आंसर आया, यील्ड वैल्यू से जो भी आंसर आया, उसको डिवाइड बाय 2 करना है। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। अभी यील्ड मेथड डिविडेंड बेसिस पे भी होता है, अगर इंफॉर्मेशन डिविडेंड की दी है तो भी यील्ड मेथड से हम लोग कर सकते हैं। यील्ड मेथड के 2 पार्ट है, ए पार्ट, 1 मिनट, यील्ड मेथड के ए और बी पार्ट है। ए पार्ट इज अर्निंग कैपेसिटी मेथड, सेकंड डिविडेंड बेसिस, यील्ड मेथड के अंदर ही डिविडेंड बेसिस है। क्या होगा, ये अगर प्रॉफिट्स की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, सपोज मैंने आपको बताया कि 4 साल का प्रॉफिट दिया होगा, आपको एवरेज करना, अगर उसके बदले पे प्रॉफिट के बदले में क्या दिया रहेगा बताओ, नाम क्या है इसका, यील्ड मेथड बेस्ड ऑन अर्निंग, यील्ड मेथड बेस्ड ऑन डिविडेंड। अर्निंग में प्रॉफिट्स दिया था, डिविडेंड मेथड में क्या दिया रहेगा, वेरी इजी, टेल मी इन द चैट बॉक्स। यील्ड मेथड के 2 स्टेप्स है, एक अर्निंग मेथड, दूसरा डिविडेंड मेथड। डिविडेंड दिया होगा 4 साल का, आपको क्या करना है, डिविडेंड को 4 साल के डिविडेंड को प्लस करना है। सपोज दिया है डिविडेंड एवरी ईयर वी आर गिविंग 15%, फर्स्ट ईयर 15%, सेकेंड ईयर 15%, थर्ड ईयर वी आर गिविंग 18%। तो एवरेज डिविडेंड कैसे निकालेंगे, 15 + 15 + 18 डिवाइड बाय 3। पहले 2 साल में 15% दिया डिविडेंड, थर्ड ईयर में 18% डिविडेंड दिया, तीनों को प्लस किया, 15 + 15 + 18 डिवाइड बाय 3, एवरेज डिविडेंड आ जाएगा। इज इट क्लियर? टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय 3, 16% एवरेज डिविडेंड आ गया। उसके बाद हम लोग वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकाल सकते हैं। एवरेज डिविडेंड आया 16, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है कंपनी इज अर्निंग 12%, एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर पेड अप वैल्यू इज 10, इट इज फुल्ली पेड अप। एवरेज डिविडेंड 16 कैसे आया, 3 साल का डिविडेंड का एवरेज किया, एवरेज डिविडेंड न्यूमरेटर में, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विल बी सप्लाइड टू यू in the question, and paid up value is already there on the balance sheet। पेड अप वैल्यू यानी उसकी
जो इक्विटी कैपिटल की फेस वैल्यू है, क्या वो फुल्ली पेड अप है? फुल्ली पेड अप है तो इंटू 10 कर दो। अगर 8 है फुल्ली पेड अप तो इंटू 8 करो, वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगा। यील्ड मेथड में दो बेसिस पे कर सकते हैं। यहाँ प्रॉफिट की डेटा होगी तो प्रॉफिट बेसिस पे करो, अर्निंग मेथड से करो। अगर डिविडेंड की डेटा दी है तो डिविडेंड बेसिस पे करो। करना तो एवरेज ही है ना, पहले वाले में प्रॉफिट का एवरेज कर रहे थे, इन दिस मेथड वी आर डूइंग एवरेज ऑफ डिविडेंड। So only difference is earlier we were taking profit data for making average of that because it is used for numerator for calculating the returns. Now we are taking dividend data. Is it clear to all of you? So yield method, we have two parts. First, earning basis. Second, dividend basis. Yield method are classified into earning method and dividend method. एंड फर्स्ट इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू से जो आंसर आएगा और जो यील्ड मेथड से आंसर आएगा उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर मिल जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?